पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। अब मैंने ये जो पढ़ाया इसके बैक में आपको जाना है 1857 की रिवॉल्यूशन, इसके बैक में जाना है आपको, ठीक है। अब देखो 1857 की रिवॉल्यूशन जो थी 1857 की, उससे 100 साल पीछे और चलते हैं। क्या हुआ था 1757 में? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है 1757 में क्या हुआ था। क्या कोई बता सकता है? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था 1757 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 23 सितंबर 1600 में, 1611 में ये भारत आते हैं। और थोड़ा पीछे ले लेते हैं, इससे आपके थोड़ा और शुरू से समझ में आ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी के नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये एक व्यापारिक कंपनी है जो कि अपने जहाज़ों का बेड़ा लेके निकल पड़ती है व्यापार करने अलग अलग देशों में। और व्यापार के नाम के नीचे ये लोग ओपियम की और अफीम की तस्करी करते हैं, चाइना के मार्केट में बेचा करते थे, करप्शन होता था भयंकर तरीके से, और खुद की ही ब्रिटेन की सरकार को एक तरीके से लूट रहे थे ये लोग, ठीक है, जबकि भेजती इन्हें वही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो 23 सितंबर 1600 को ये बनी। 1611 में इन्होंने इंडिया पे आके बोला, जहांगीर उस टाइम भारत के राजा थे, मुगल सम्राट जहांगीर, उनसे इन्होंने परमिशन मांगी कि क्या हम आपके यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। जहांगीर ने कहा हाँ आराम से करो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम नहीं पता था कि ये लोग कंपनी है ट्रेडिंग, क्योंकि भारत में एंशियंट टाइम से व्यापार इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही होता हुआ आया है। तो व्यापार को तो हम दे ही सकते हैं छूट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें उनके मंसूबों के बारे में नहीं पता था। धीरे धीरे ये लोग करने लगे। बाद में लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी आई। लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी ये थी कि जितने भी वो राज्य जो जिनके पास अपना खुद का उत्तराधिकारी नहीं है, वो सब ब्रिटिश के अंडर हो जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी पे उनका राज होगा, कंपनी का उनके अंदर ऊपर राज होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बंगाल में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। बंगाल के नवाब के सिर्फ 4 लड़कियां थी, ओके, उनमें से कोई भी मतलब कि शासक बनने लायक नहीं था जो उनके उत्तराधिकारी हो। तो इस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव था वो पहुंच गया कि बंगाल अब मेरा है, ठीक है। तो बंगाल पे पहली लड़ाई हुई और बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, ओके। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सतारा, उदयपुर और झांसी, इनमें भी उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए इनको भी लूटना कि आप हमारा हो गया, अब ये आपका, इसीलिए आप हमें दे दो ये। और इस तरीके से 1757 के बाद से लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी पे काम करने लग गए, ओके। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, 1757 में जब बैटल ऑफ वो हो रहा था प्लासी, तो एक बड़े लोगों ने, काफ़ी लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि ये कंपनी भारत में सिर्फ 100 साल और रहेगी, चिंता मत करो चली जाएगी, देख लेना, सिर्फ 100 साल का वक्त और लेगी है। हाँ, यही हुआ। 1857 तक भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसके बाद हमें पढ़े लिखे लूटने आ गए, जो था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इसने तो लूटा ही लूटा, अब ब्रिटिश सरकार खुद उठ के आ गई, क्वीन विक्टोरिया खुद उठ के आ गई हमारे पास कि अब मैं तुम्हें लूटूंगी, ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भारत में आ गया और 1857 में आप देख सकते हो कि इस 1857 में क्या क्या हुआ, इसको अपन शुरुआत से लेते हैं। अब आपके पीछे का ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। 1857 में आपको मैं बता दूं, 1857 के बाद आया है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध लड़ने के लिए, साथ ही अपनी खुद की सुरक्षा के लिए कि उनको कोई पीट ना जाए हाथ में आके, इसीलिए वो इंडिया के सैनिकों को भी हायर करते थे, भारतीय सैनिकों को भी अपने पास रखते थे। यह है एक भारतीय सैनिक और यह है एक ब्रिटिश सैनिक। भारतीय सैनिक को मिलते थे 7 से 8 रुपये प्रति महीना सैलरी, वहीं ब्रिटिश सैनिक को मिलते थे लगभग 70 रुपये प्रति माह सैलरी। भारतीय सूबेदार को लगभग 35 रुपये सैलरी मिलती थी और ब्रिटिश सूबेदार को लगभग 135 रुपये सैलरी मिलती थी। इनको अलग से दिया जाता था
वेजेस हो गए, या फिर इनको अलग से वो भी दिया जाता था कि आपको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपको रहने खाने की अच्छी क्वार्टर दिया जाएगा, खाने का अच्छा प्रबंध होगा ब्रिटिशर्स को। वहीं जो इंडियंस थे सोल्जर्स, उनको भर्ती तो कर लिया जाता था, लेकिन उनको जब भी ये युद्ध लड़ने जाते थे तो खुले में ही सुला देते थे, खुले में ही इनको खाना तुम अपना खुद का बनाओ, हम नहीं करेंगे, इस तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ओके, अब आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, सैनिकों की दुर्दशा आपने समझ ली। अब क्या होता है कि नई गन आती हैं, नई बंदूकें आती हैं, नई गन आती हैं। उस टाइम गन्स जो होती थी बेटा, 1857 के टाइम पे जो बंदूकें होती थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती थी, जिनके आगे एक छुरा सा लगा होता था, और उन बंदूकों में बेटा गोलियां लोहे वाली जो होती है ना, ऐसी वो जो होती है एम्यूनेशंस, वो लोड नहीं होती थी, वो नहीं लगती थी। उनमें नली में जैसे तोप में बारूद का गोला लगता है ना, ऐसे उन बंदूकों में ऊपर से भरा जाता था बारूद। जैसे कि एक पैकेट आता था बारूद भरने का, उसको मुंह से ऐसे फाड़ो और फिर उसको ऐसे ऐसे भरो, फिर एक सींख सी रहती थी, उस सींख से उसको बिल्कुल नली के बिल्कुल नीचे ले जाओ और फिर आपकी गन जो है वो लोड होती है। ठीक है, आप समझ गए, ये गन नहीं है, काफ़ी बड़ी होती थी तब जाके वो लोड होती थी। लगभग ये मान लो आप 3-4 मिनट का टाइम खाती थी एक बंदूक रीलोड होने में, समझ गए। तो इतना तगड़ा टाइम लगता था उस गन को लोड होने में। अब जो मैंने आपको बताया कि ये जो कारतूस का पैकेट जो फाड़ते थे, ये बेटा नए कारतूस के पैकेट आए थे पिग्स की चर्बी से बने हुए, सूअर की चर्बी से बने हुए नए कारतूस के पैकेट आए थे, क्योंकि सूअर की चर्बी मोटी होती है, उससे क्या है बारूद फैलता नहीं था, तो उसको फाड़ो, मुंह से फाड़ना पड़ता था। अब अंग्रेजों के तो अंग्रेज तो खाते थे नॉन वेज वगैरह, तो इसलिए उनके कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हिंदुओं और मुसलमान जो उनकी सेना में थे उनको इससे समस्या हुई, क्योंकि इन दोनों हिंदू और मुसलमानों के ही धर्मों में सूअर को वैसे ही नहीं खाया जाता। हिंदू वैसे ही नॉनवेज नहीं होते और जो मुसलमान होते हैं वो सूअरों को नहीं खाते। ठीक है, तो ये जो सूअर होते हैं इन्होंने एक तरीके से धर्म को भ्रष्ट कर दिया। अब ये बात जब हमारे सैनिकों को पता चली तो हिंदू मुस्लिमों ने एकता बनाई और मतलब कि उन्होंने जाके बोल दिया कि हम इस गन को इस्तेमाल नहीं करेंगे आपकी को। ठीक है, इसमें मंगल पांडे सबसे आगे था। मंगल पांडे ने कहा कि मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा आपकी इन गन्स को, आप चाहे कुछ भी करें। उन्होंने अपने एक खास दोस्त जो उनके ब्रिटिश ऑफिसर थे, मंगल पांडे के थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे उनके, गॉर्डन नाम था उनका, उनसे पूछा कि क्या सच में इसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो उसने उनसे झूठ बोला कि नहीं हुआ। तो मंगल पांडे ने इस बात पे उनकी सच मान के उसकी बात को और फाड़ दिया और उस गन को चला दिया। बाद में जब उन्हें पता चला कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, इन्होंने मुझसे झूठ बोला, तो उन्होंने गुस्से में 29 मार्च के दिन 29 मार्च के दिन 1857 के दिन उन्होंने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गोलियां चला के उसी गन से। उन्होंने कहा कि अब धर्म तो भ्रष्ट हो ही चुका है, पर अब इनकी ही बंदूक से इनको ही मारूंगा। उन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या करी। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई पूरी दुनिया के सामने, ये दिखा के कि हम देखो अगर आपने ऐसा किया तो ये हर्ष करेंगे आपका। लेकिन इंडिया में हमेशा फांसी का उल्टा ही इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि पड़ा। लोग बागों में देशभक्ति की भावना जागी कि अब हमें आज़ाद कराना है इस देश को, और जितनी भी रियासतें, देश को आज़ाद नहीं, उस टाइम किसी ने सोचा नहीं था कि देश भी आज़ाद किया जा सकता है, या इंडिया की किसी ने कल्पना नहीं की थी। सब ये कह रहे थे कि हाँ अब अपनी अपनी रियासतों को आज़ाद कराएंगे, वापस से राजाओं वाला दौर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम किसी ने एक लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी। अगर लोकतंत्र की कल्पना करते तो भारत आज़ाद होता उसी टाइम हो जाता, फ्रांस में जैसे लोगों ने की थी। हमारे यहाँ पे राजाओं ने सोचा कि क्यों ना अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचा ली जाए बस, और तो क्या है। ठीक है, तो ऐसे सब राजा एकत्रित हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 30 मई 1857 को क्रांति करेंगे। 30 मई 1857 को ये बात पता चल जाती है अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ों को पता चलने की वजह से 10 मई को ये जल्दबाजी में आनन फानन में ये हमें करनी पड़ती है, और 10 मई को मेरठ छावनी को मुक्त करा लिया जाता है अंग्रेज़ों से। 12 मई को दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं क्रांतिकारी, और क्रांतिकारी 12 मई को कब्जा करके दिल्ली में और क्या करते हैं कि बहादुर शाह जफ़र को अपने इस क्रांति का नेता नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र बिल्कुल बुढ़ापे में थे अपने, काफ़ी दयालु प्रवृत्ति का कहा जाता था उनको। ठीक है, आखिरी मुगल सम्राट थे, सबको पता था कि अब ये बुढ़ापे में तो है ही, अभी क्या करेंगे, लेकिन एक बार इनको इज्जत तो दे ही दें जाते जाते, तो इनको इसलिए बना दिया गया नेता इस दल का।
इस क्रांति का नेता बना दिया गया। और इस क्रांति के चिन्ह थे बेटा, चिन्ह वो थे रोटी और कमल का फूल। ठीक है, गाँव में रोटी था और शहरों में कमल का फूल, कि आप सभी क्रांति में आना, ये लो रोटी, और शहरों में आप सभी क्रांति में आना, ये लो कमल का फूल। ठीक है, ऐसे ये याद रखना इस क्रांति के चिन्ह थे। हो सकता है ये क्वेश्चन 6 नंबर में आ जाए कि पूरी, या फिर कारण बताओ कि ये कैसे हुई क्रांति, या इसकी पूरी रूपरेखा बताओ, या इसकी असफलता के कारण बताओ। बहादुर शाह जफर जो थे, इसको बना दिया गया नेता, और 12 मई 1857 को दिल्ली जीत ली थी इन लोगों ने, और इस तरीके से अंग्रेजों को दुम दबा के भागना पड़ा। अंग्रेजों ने एक खबर पहुंचाई आपके अपने खुद के घर में, जहां ब्रिटेन में बकिंगम पैलेस में क्वीन विक्टोरिया तक। क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि ऐसा करो, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारी बस की नहीं है अब इंडिया को संभालना, तुम आ जाओ, हम जाएंगे। ठीक है, अब वहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ब्रिटेन का कोर्ट, ब्रिटेन का थाना पुलिस, और ब्रिटेन के ही सारे कागजात बनेंगे। अब भारत को कहा जाएगा कि ये इंडिया कॉलोनी बन गई है ब्रिटेन की, और अब ये ब्रिटेन का ही एक दूसरा हिस्सा माना जाएगा, जो कि एक गुलाम हिस्सा है, गुलाम स्लेव हिस्सा। ठीक है, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन हमारे भारत में उस दिन से आ गया, सितंबर 1857 के बाद से। अब ये धीरे धीरे सफल होते होते भी असफल क्यों हुई, मैं आपको बता देता हूँ। असफल बेटा इसीलिए हुई, ये असफलता के यही कारण थे। एक तो लोगों के दिमाग में विज़न क्लियर नहीं था कि इंडिया को जिताना है, कि अपन को किसी एक पर्टिकुलर रियासत को जिताना है। सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे थे, स्वार्थी बन गए थे राजा। साथ ही कुछ ऐसे राजा थे, कुछ ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गई थी, और उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था इस 1857 की क्रांति में। अब क्या कह सकते हैं ऐसे राजाओं के बारे में जिन्होंने साथ दिया। उनको ये लगा कि, और बाद में आप देखोगे कि अंग्रेज़ों ने जैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आया, क्वीन विक्टोरिया ने बाकायदा उनका सम्मान किया कि आप बड़े अच्छे राजा हो, आपने उस टाइम हमारे को संभाला, ये लो आपको पुरस्कार। और ये काफ़ी राजी भी हुए पुरस्कार लेने के बाद, आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, पुरस्कार दिया गया इनको कि आपने हमारा साथ दिया। ऐसे ऐसे भी राजा थे। तो लोग बाग आपस में बटे हुए थे, लोग बाग कुछ ब्रिटेन की तरफ, कुछ में देशभक्ति की भावना, कुछ लोग चाहते थे कि भारतवर्ष को मुक्त कराया जाए, लेकिन उनकी बात थोड़ी सी थी, वो कोई सुन नहीं रहा था। तो बहुत सारे इश्यूज़ थे। दूसरी बात, हमारे पास अंग्रेज़ों की तुलना में बहुत ही बोने कद वाले हथियार थे। उनकी तुलना में अगर देखें तो उनके पास काफ़ी उस टाइम के अच्छे अच्छे हथियार थे। हमारे पास उस टाइम भी तीर और भाले जैसी चीज़ें होती थी। ठीक है, क्योंकि आप जब देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि पैकेट फाड़ के फिर बारूद डाला जा रहा है, तो मतलब गन्स अभी जस्ट आई है मार्केट में। अभी दुनिया में सिर्फ गन्स आई है। वैसे गन तो बहुत पहले से थी, लेकिन इस तरीके से नई अभी कोई ऐसी गन नहीं आई थी कि मशीन गन धड़ धड़ चल जाए और सब कुछ मर जाए। ठीक है बेटा, समझ रहे हो आप। तो ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आया बाद में। अब ये असफलता के कारण थे। ये ओवरव्यू था आपकी 1857 की क्रांति का। अब मैं 2 टेबल यहाँ पे बनाऊंगा। एक तो बनाऊंगा इस क्रांति का किस किस ने नेतृत्व कहाँ पे किया, और एक एंग्लो मैसूर वॉर की। उनको दोनों को अपन समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन चलते हैं आगे। ये पार्ट 2 है आपकी वीडियो का, इस चैप्टर नंबर 3 की। इसमें अपन कुछ टेबल्स मैंने बना लिए, उनको अपन जल्दी से समझते हैं। 1857 जो है, उसमें कौन सी जगह किस किस ने, रिवॉल्यूशनरी ने अपना लीडर था, और कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने उसको रिप्रेस कर दिया, ऑप्रेस कर दिया, दबा दिया उनके रिवॉल्ट को। लखनऊ में बेटा बेगम हजरत महल थी। ये आप बिल्कुल, ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिससे आपको ये पूरा आप इसे कॉपी में उतार लें। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने लीड किया था रिवॉल्ट। 4 जून का दिन था 1857। इन सबके आगे 1857 लिख लेना भाई। कैंपबेल उस टाइम उस विद्रोह को दबाने वाला ऑफिसर था ब्रिटिश। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, आप सभी को पता है, उन्होंने भी 4 जून को, और वहां पे जो ऑफिसर था उसका नाम था हुरोज। कानपुर में नाना साहिब ने लीड किया था मूवमेंट 5 जून को। कैंपबेल ने इसको रिप्रेस किया था। बिहार में ठाकुर कुंवर सिंह थे, इनका भी जून में हुआ था बिहार में, और इनका उस टाइम टेलर थे जिन्होंने इसको दबाया। टेलर वो वाले एक ब्रिटिश ऑफिसर का नाम है। बरेली में बहादुर खान थे, जो जून 1857 में कैंपबेल ने इसे दबाया। ओके, तो ये आपके इनको याद कर लेना। अब चलते हैं अपन एंग्लो मैसूर वॉर्स पे। आंग्ल मराठा युद्ध
एंग्लो मैसूर वॉर्स। ओके बेटा, एंग्लो मैसूर वॉर्स की शुरुआत होती है 1767 से, बैटल ऑफ प्लासी के 10 साल के बाद, 1767 से 1669 तक। अब एक देखो, एंग्लो यानी कि ब्रिटिश, मैसूर यानी कि हैदर अली। मैसूर जो रियासत थी उसके राजा थे हैदर अली और उनके बेटे थे टीपू सुल्तान। हैदर अली जो थे उनकी रियासत, ये जो आपके मैसूर पड़ता है, ये इंडिया का जैसे जो नक्शा है, इंडिया का जो ये नक्शा है, इसमें यहां की तरफ पड़ता है ये मैसूर, साउथ इंडिया में नीचे की तरफ, ठीक है। ओके, तो ये जो रियासत थी मैसूर, इसका कुछ ना कुछ इनको इनके पोर्ट्स, क्योंकि ये समुद्री किनारे पड़ता था तो पोर्ट्स को इनको इस्तेमाल करना था, अंग्रेजों को सामान लाने ले जाने में दिक्कत होती थी बड़ी, तो इसके पोर्ट्स पे कब्जा हो जाए, बंदरगाहों पे कब्जा हो जाए, इसलिए मैसूर को जीतना चाहती थी कौन, ब्रिटिश सेना। बेटा 1761 से 69 तक युद्ध चला। पहला युद्ध, ये पहला वॉर था, ये दूसरा, 4 वॉर हुए टोटल। इसके अंदर बेटा ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई साइन 1769 में। इसके अंदर शुरुआत में अंग्रेज, मराठा और निज़ाम एक साथ मिले हुए थे। मराठा साम्राज्य आपको पता ही है, निज़ाम हैदराबाद के, ये ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए कि हमको भी मैसूर पे कब्जा तो करना ही है, चलो अपन तीनों साथ साथ लड़ते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने कुछ डिस्कशंस किए और इन्होंने कुछ पैसे वैसे का इनका कुछ लेन देन हुआ, कुछ ज़मीन का लेन देन हुआ कि आप हमें इतना दे दो, हम आपकी तरफ हैं। तो इस तरीके से बाद में निज़ाम मराठा और हैदर से जाके मिल गए और इसमें हैदर की विजय हुई। तो हैदर ने ट्रीटी साइन कराई अंग्रेज़ों से, ट्रीटी ऑफ मद्रास, कि बेटा आप ट्रीटी साइन कर दो 1769 में कि अब आप हमारे यहाँ पे नहीं आओगे। संधि, मद्रास की संधि हुई। उस टाइम भारत में कोई गवर्नर जनरल नहीं था अंग्रेज़ों की तरफ से। अगला है 1780 में दोबारा अंग्रेज चढ़ाई करते हैं मैसूर पे, जो 4 साल युद्ध चलता है, जिसमें ट्रीटी ऑफ मंगलौर, मंगलौर की संधि होती है। अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन, कौन सी संधि का उल्लंघन, मद्रास की संधि का उल्लंघन। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया था और इस युद्ध में हैदर की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान इसके अंदर नेतृत्व संभालता है। टीपू सुल्तान इसके अंदर नेतृत्व संभालता है और ये युद्ध बराबरी का युद्ध होता है टीपू सुल्तान की सेना और अंग्रेजों के मध्य। इसके अंदर ट्रीटी ऑफ मंगलौर की संधि साइन होती है। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर दोबारा अंग्रेज आ जाते हैं, जब ये बराबरी का युद्ध भी नहीं जीत पाते तो अंग्रेज तीसरी बार चढ़ाई करते हैं मैसूर पे, जिसके अंदर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हो जाती है। और इस ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में टीपू फ्रांस और कस्तुनतिनिया, जो उस टाइम वहाँ बंदरगाहों का इस्तेमाल करने आते थे मैसूर में, उनसे सपोर्ट लेता है, समर्थन लेता है। इसके अंदर टीपू की हार होती है, अपमानजनक संधि इसको साइन करनी पड़ती है कि मैं सिर्फ अपने महल के अंदर खुश रहूँगा, आपको जो करना है करो, ठीक है। कॉर्नवालिस ने कहा, जिन से इसने सपोर्ट लिया था, कि मैंने अपने मित्रों को, कॉर्नवालिस उस टाइम गवर्नर जनरल था भारत का, उसने कहा कि मैंने अपने मित्रों को अधिक मजबूत किया और शत्रुओं को अधिक कमज़ोर कर दिया। फिर जब ये युद्ध भी इससे बात नहीं बनती तो वो सोचते हैं कि अब तो टीपू सुल्तान को मार ही दो और पूरी मैसूर रियासत को ख़त्म कर दो जड़ से। तो 1799 में फिर निकल पड़ते हैं ये। अब जब सामने वाली पार्टी लड़ने के लिए आदमी ही नहीं बचा तो ट्रीटी किससे करोगे, इसलिए ट्रीटी संधि का डब्बा खाली है। सहायक संधि नहीं स्वीकारना, जो ये संधि हुई थी इसके अंदर की महल पे तो एटलीस्ट कब्जा ना हो, हमें कुछ पैसा दिया जाएगा हर साल, उस संधि को भी नहीं स्वीकारना। और इसमें टीपू की मृत्यु 1799 में, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल वेलेजली। ये एंग्लो मैसूर वॉर्स हैं। ये आपको हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा शायद एग्जाम में, कंफर्म मैं आपसे कह रहा हूँ आ जाएगा 6 नंबर में। इससे बेटर क्वेश्चन क्या टिकाया जा सकता है आप खुद सोचो। और ये आप चाहो तो ऐसे बॉक्स बना के लिख के आना, लेकिन इसको एक्सप्लेन भी करना जैसे मैंने आपको बताया, लिख लिख के पैराग्राफ में। ओके, ये आपके अब आ गया समझ में। थैंक यू। और अब अपन कल लेंगे अगला चैप्टर लेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। ओके, थैंक यू।